हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सबको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स अब होने वाली है 25 मई को। एंड आपके पास अप्रोक्स 50 डेज है। एंड इस मोमेंट पे रिवीजन करना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है। एंड फॉर दिस आई एम ब्रिंगिंग अ सीरीज जहाँ पे सारे जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस मंथ के एंड तक। ठीक है, अभी चल रहा है अप्रैल। ठीक है, अप्रैल एंड तक सारे सब्जेक्ट्स के जो है रिवीजन लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, एवरी डे वन लेक्चर विल बी पोस्टेड। एंड सारा जो स्टैटिक पार्ट है वो हम इस वीडियो थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको जब भी वक्त मिले, जब से आप ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बस आपकी ईयरफोन लगा के एक बार एक वीडियो लेक्चर्स को सकते हो आप। एंड सो दैट आपकी जो है रिवीजन एक वीडियो फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं। जब हम किसी की बातें सुनते हैं सो वी कैन रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपकी जो स्टैटिक बुक है, आपका जो टेस्ट सीरीज है, वो तो आपको स्टार्ट रखना ही है। पर आपको जब वक्त मिले यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स एंड जस्ट रिवाइज और जस्ट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि आपने सारा टॉपिक जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कवर कर लिए हैं। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन, जो हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन से रहेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के 6 लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे हम इस फॉर्मेट में जो है हर एक लेसन्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। कल बायोडाइवर्सिटी पे लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंगली हर दिन जो है एक एक लेक्चर्स आते रहेंगे। सो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारे यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाए हुए टर्म्स है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हो गया इन्वायरमेंट डिस्कस, देन इकोलॉजी क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या है, इकोटाइप्स क्या है, हैबिटेट और नीश का डिफरेंस क्या है, देन नीश ओवरलैप और ऐसे कुछ जो टर्म्स यहाँ पे मेंशन है, इकोसिस्टम के फंक्शंस, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, उसके साथ साथ फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, देन बायोकम्युलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जैसे कुछ टर्म्स, उसके साथ साथ बायोम्स क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे ये सारे आ जाएंगे, असिमिलेशन, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे, देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन उनके टाइप्स, एंड लेटर वी विल लर्न अबाउट बायोकेमिकल साइकिल, यहाँ पे सारे साइकिल्स आ जाएंगे। एंड लास्टली हम कंक्लूड करेंगे विथ द होमोस्टैटिक होमोस्टैटिस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इससे हमारा जो है लेसन है वो कंक्लूड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहाँ पे हम एंटायर बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। आई नो सबको ये बेसिक टर्म्स पता होंगे, पर जस्ट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ अ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उनका इन्फ्लुएंस एंड द इवेंट्स एंड द सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सराउंडिंग एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सेकेंड टर्म है इकोलॉजी। अभी इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी ना बेसिकली इंटरेक्शन होता है बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट का। और इकोलॉजी टर्म जो है किसने डिफाइन की या किसने डिराइव की, ये उनका नाम है। यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, पर कुछ स्टेट पीसीएस में वगैरह पूछा जाता है। एंड जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। और नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली ना ये एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे लिविंग एज वेल एज अ नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दे यूज टू इंटरेक्ट इन दिस इकोसिस्टम। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जब वो साथ आते हैं ना, दे फॉर्म अ स्पीशीज। एंड जब सेम स्पीशीज एक साथ आती है, ठीक है, दे फॉर्म अ पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन फिर कम्युनिटी बनाता है, एंड देन कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, एंड इकोसिस्टम से हमारा बायोम बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के ना अबायोटिक एज वेल एज अ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अभी अबायोटिक के एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडेपिक फैक्टर। तो अगर क्लाइमेटिक फैक्टर देखा जाए तो रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, और यहाँ पे सॉइल, पीएच वैल्यू, मिनरल एंड टोपोग्राफी। सो दिस आर द अबायोटिक कंपोनेंट। अभी आते हैं बायोटिक कंपोनेंट की तरफ। तो बायोटिक कंपोनेंट में ना तीन टाइप से, सबसे पहला है प्रोड्यूसर, नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर, एंड थर्ड वन इज अ डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, मीन्स नाम सुनते ही समझ में आता है, दे यूज टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, तो वो होते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद है कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर जिसको हम हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एंड कंज्यूमर जो होते हैं ना, उनके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और ये ना विथ एग्जाम्पल जब मैं फूड चेन पढ़ाऊंगी ना,
तब मैं आपको विद एग्जांपल इसके सारे जो डिटेल है वो बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजर, जिसको हम सेप्रोटॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, मोल्ड एंड मशरूम। एंड यस, वायरस जो होता है वो डिकम्पोजर के कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद है डेट्रीवोरस। अभी डेट्रीवोरस को हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, जिसका मेजर एग्जाम्पल हम वल्चर या अर्थवॉर्म भी कहते हैं। सो दिस आर सर्टन कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, इकोटोन के बारे में। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ना एक ट्रांजिशनल रीजन है बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। जैसे कि ये हो गए इकोसिस्टम नंबर 1 और ये हो गए इकोसिस्टम नंबर 2। तो इन दोनों के बीच वाला जो रीजन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं इकोटोन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये हो गया लैंड इकोसिस्टम और यहाँ पे हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, जिसी को हम इकोटोन कहते हैं। और लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच वाला जो जोन बनता है ना, उसे हम मार्शलैंड भी कहते हैं, ठीक है। एंड मार्शलैंड इज अ टाइप ऑफ अ इकोसिस्टम। अब क्या होता है, ये जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होती है ना, वहाँ पे एज कम्पेयर टू ये दोनों एडजेसेंट रीजन, वहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफर करती है एज कम्पेयर टू दिस टू एडजेसेंट रीजन। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज या बायोडाइवर्सिटी ना हाई होती है एज कम्पेयर टू दिस बोथ एडजेसेंट रीजन, ठीक है। अभी इकोटोन के टाइप्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कोरल, ठीक है। उसके बाद है मैंग्रोव्स, जैसे कि फॉरेस्ट और रिवर के बीच में होता है। उसके बाद है ग्रासलैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच वाला रीजन। देन एस्चुरीज एंड डेल्टा, जहाँ पे सीज एंड रिवर का हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन रीजन, इसको हम बोलते हैं एस्चुरीज एज वेल एज अ डेल्टा, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला कंडीशन डिफर होती है या डिफरेंट होती है, इसके इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ना मेनली दोनों इकोसिस्टम के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। एंड दस वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वहाँ पे क्यों बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। नेक्स्ट टर्म है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ना इट इज रेफर एज अ चेंज इन द पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट ऑकर एट द बाउंड्री ऑफ अ टू हैबिटेट। तो देखो, जैसे हमने जाना कि इकोटन में ना ये वाला बीच वाला रीजन होता है, तो यहाँ इसके बाउंड्री रीजन में ना जो भी चेंजेस दिखाई देते हैं इन द पॉपुलेशन और एनी कम्युनिटी स्ट्रक्चर, उसी चेंजेस को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। और 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 एक टर्म है जोन ऑफ टेंशन करके। तो क्या होता है यहाँ पे ना, जैसे हमने अभी बताया था कि इको टोन जो होता है ना, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बायोडाइवर्सिटी जो होती है एज कम्पेयर टू एडजेसेंट रीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इसी के वजह से ना, ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फूड जो है वो बहुत बार दिखाई देता है। एंड दस दिस लीड टू सर्टन टेंशन टाइप कंडीशन, एंड दस वी कैन से दैट दिस जोन इज ऑल्सो टर्म एज अ जोन ऑफ अ टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया एज इफेक्ट एंड जोन ऑफ टेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट समय इको टाइप। अभी इको टाइप क्या होता है? यहाँ पे ना इको टाइप एक पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को कहा जाता है जो जेनेटिकली डिफरेंट होती है फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पीशीज, जस्ट बिकॉज उनके लोकल कंडीशन जो होते हैं वो उनके जो भी फिजिकल अपीयरेंस हो गया या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, उनको यूनिक बनाती है। सो ये जो इको टाइप है ना, दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ इकोटोन जोन। बिकॉज यहाँ पे जैसे हमें पता है ये दोनों, यहाँ पे जो है कंडीशन समवॉट डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू ये बोथ रीजन। दस वी कैन से दैट मेनी टाइम इको टाइप जो है वो इको टोन वाले रीजन में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल हो गया रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जो अडॉप्टेड है मैंग्रोव से। एंड दे यूज टू ड्रिंक अ सॉल्ट वाटर, जो जनरली बाकी टाइगर्स में दिखाई देता नहीं है। सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इको टाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। सो अब देखते हैं हैबिटेट एंड नीश के बारे में। तो हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली हैबिटेट ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हो या कम्युनिटी हो, ठीक है, वो जहाँ पे रहती है। और यहाँ पे जो प्लेस कहा गया है ना, तो प्लेस मतलब वहाँ पे सारा इंक्लूडेड होता है, लिविंग रीजन या लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर, एज वेल एज जो भी कंडीशंस होती है ऑफ अ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उन सारे फैक्टर्स को जो है हैबिटेट में कंसिडर किया जाता है। और हैबिटेट को ना हम बेसिकली फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब आता है नीश के बारे में। अभी नीश क्या होता है ना, नीश ना इट मेनली रेफर टू द यूनिक रोल या पोजीशन जो एक आधी स्पीशीज की होती है, ठीक है, विद इन एन इकोसिस्टम।
और यहाँ पे ना इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एज वेल एज अ बायोलॉजिकल कंडीशन जो मेनली रिक्वायर होती है फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द रिप्रोडक्शन। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया हैबिटेट में फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, नीश में फंक्शनल स्पेस जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करती है। और ना नीश के बारे में और एक बात याद रखना, दो स्पीशीज की जो नीश है ना, इकोलॉजिकल नीश कभी सेम नहीं होती है। अगर नीश सेम हुई तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अराइज होता है उन दोनों स्पीशीज के बीच में, एंड उसके वजह से एक हाथ स्पीशीज को एलिमिनेट भी होना पड़ता है या डिस्प्लेस होना पड़ता है। सो इसी को ना हम इस एग्जाम्पल या इस डायग्राम तो जानते हैं। तो देखो ये जो बेसिकली यहाँ पे पेड़ ड्रॉ किया गया है ना, वो ना एज अ हैबिटेट करके हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, काफी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स पेड़ पे जाके रुकती है। सो वी कैन टर्म दैट कि हैबिटेट जो है मतलब हियर ट्री एक्ट्स एज अ एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट। और यहाँ पे जो बर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे बर्ड नंबर 1, ठीक है, ये ऊपर पेड़ों की टहनी पे रह रही है। उसके बाद कुछ स्पीशीज है बर्ड्स की जो स्टेम पे सवाई करती है, ठीक है, तो वो जैसे कि वुड पिकर हो गया। उसके बाद कुछ स्पीशीज जो है दे यूज टू प्रीफर डाउन एरिया ऑफ अ ट्री, ठीक है, तो वो हो गए बर्ड की स्पीशीज। तो ये जो स्पीशीज है ना डिफरेंट, यहाँ पे बर्ड नंबर 1, बर्ड नंबर 2 एंड बर्ड नंबर 3, ठीक है, ये तीनों भी ट्रीज के कहीं ना कहीं नीश डिफरेंट है, ठीक है। अभी नीश क्या हो गया, फंक्शनल स्पेस, तो फंक्शनल पे कुछ बॉटम पे रुक रहे हैं, कुछ ट्रक एरिया पे रुक रहे हैं और कुछ ब्रांचेस पे रुक रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि दिस थ्री बर्ड्स हैज अ डिफरेंट फंक्शनल स्पेस, दैट इज दे हैव अ डिफरेंट नीशेस। सो ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट हैबिटेट एंड अ नीश। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, नीश ओवरलैप। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर स्पीशीज का नीश सेम होता है, ठीक है, अगर टू स्पीशीज हैव अ सेम नीश और सर्टन स्पीशीज हैव अ ओवरलैप बिटवीन देयर नीशेस, उसी को हम नीश ओवरलैप बोलते हैं। एंड ये ओवरलैप ऑफ नीश ना कहीं इट लीड टू द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि दोनों स्पीशीज की नीश जो है मोस्टली सेम नहीं होती है। अगर सेम होती है देन वन स्पीशीज हैज टू limit itself, or you can say that one species has to eliminate or that species has to displace। तो जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन लीड होता है व्हेन द ओवरलैप ऑफ स्पीशीज हैपन, सॉरी ओवरलैप ऑफ niches happen। तो यहाँ पे मेंशन है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, दैट टू स्पीशीज विच कॉम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज दे कैन नॉट एग्जिस्ट को एग्जिस्ट एट अ कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन लेवल। एंड ना अभी इसी के रिलेटेड ना एक टर्म है गॉश लॉ। अभी गॉश लॉ में क्या है, कंपटीशन इन केस ऑफ सेम निशेस ऑफ टू स्पीशीज कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन को लीड करता है ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर। सो उसके बाद देखते हैं नीश ओवरलैप को रिड्यूस कैसे किया जाता है। सो फॉर रिड्यूसिंग द नीश ओवरलैप एक रिसोर्स पार्टीशन किया जाता है। अभी रिसोर्स पार्टीशन क्या होता है, यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग थिंग अराउंड इन एन ऑर्डर कि वो सेटिस्फाई कर पाए नीश साइज को टू एन अप्रोप्रिएट लेवल। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि ये देखो डिफरेंट, मतलब देखो नीश के कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ना इन्होंने, इन बर्ड्स ने अपना अपना जो है फंक्शनल स्पेस को मतलब रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। और देखो ये बर्ड नीचे वाले जो भी फ्रूट्स, सॉरी जो भी फिशेस वगैरह उसको कंज्यूम करेगी, ये बर्ड उसके ऊपर वाले एंड देन इसके ऊपर, उसके ऊपर एंड ये वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने अपने रिसोर्सेस को डिवाइड करके एक कंपटीशन को अवॉइड कर दिया है, ठीक है। सो ये आ जाता है रिसोर्स पार्टिसिपेशन में, सॉरी पार्टीशन में। इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ इकोसिस्टम। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ अ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ना दैट इज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कुछ स्लाइड्स बाद हम जानेंगे, उसके टाइप्स वगैरह भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी फ्लो। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द अनदर ट्रॉपिकल लेवल। अभी ट्रॉपिकल लेवल्स क्या होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है ना, यहाँ पे बस एक ओवरव्यू है, उसके डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे के स्लाइड्स में दिए गए हैं, ठीक है, जो हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डिकम्पोजिशन। अभी डिकम्पोजिशन दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड लास्ट वन इज ए न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है दे आर कंज्यूम एज वेल एज दे आर रिसाइकल बैक इन वेरियस फॉर्म, सो दैट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्वायरमेंट में वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो दिस आर सर्टन
फंक्शनल रोल ऑफ अ इकोसिस्टम। अब देखते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में, सबसे पहले जानते हैं जहां पे आता है ट्रॉपिकल लेवल। तो नाम से ही समझ में आता है ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट द पोजीशन इन अ एनर्जी फ्लो। और क्या होता है, प्लांट्स जो है ना मोस्टली अराउंड 1% ऑफ अ सनलाइट को कन्वर्ट करती है। यहाँ पे उनके दो प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड नेक्स्ट वन इज अ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, ठीक है, जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड बनाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जो रायमंड लैंडमैन ने दिया है, ठीक है, उन्होंने एक 10% लॉ करके दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ये ट्रॉपिकल लेवल से, ठीक है, एनर्जी पास होती है ना, तो ओनली 10%, दैट इज 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, तो हर एक ट्रॉपिकल लेवल में बस 10% जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिकल लेवल देखा जाए तो वहाँ पे तीन टर्म्स आती है, एक फूड चेन होता है, एक फूड वेब होता है, और नेक्स्ट वन इज अ फूड पिरामिड। और यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है किस तरीके से जो है ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं या एनर्जी फ्लो का होता है। ठीक है, पहले होता है प्रोड्यूसर ग्रास, देन प्राइमरी कंज्यूमर, नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। और अब देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जहाँ पे दो टाइप्स आते हैं, फोटोट्रॉपिक, ठीक है, जो मेनली परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड दे मेनली यूज टू कंटेन अ क्लोरोफिल। उसके बाद है केमियोट्रॉप्स, ठीक है, और ये ना मेनली केमिकल रिएक्शन थ्रू जो है अपना फूड बनाते हैं। जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि थायोबैलिसिस। उसके बाद कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे और एक पॉइंट्स मैंने कुछ ऐड किए हैं। बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर दे आर ग्रीन प्लांट, ठीक है, एंड सर्टन बैक्टीरिया और अल्गीज भी उसमें आते हैं। ठीक है, दे यूज टू मेक देयर ओन फूड। एंड यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। और बाद में देखते हैं कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर में हेट्रोटॉप्स, यहाँ पे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर एंड डेट्रीवोरस। तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझ में आता है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास, सेकेंडरी ग्रास ऑपर, टर्शरी फ्रॉग एंड स्कैवेंजर हॉट। ठीक है, और स्कैवेंजर्स क्या होता है, मेनली ये ना जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या डिकेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी पे जो है वो सवाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर का डिफरेंस दिया है। तो देखो डेट्रीवोरस क्या होता है, मेनली ना ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजर के कैटेगरी के अंडर आते हैं। और डिकम्पोजर जो होते हैं दे आर नथिंग बट द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ डेट्रीवोरस, स्कैवेंजर एज वेल एज अ सैप्रोफाइट्स। और यहाँ पे जो डेट्रीवोरस होते हैं ना वो organism, they mainly do not secrete certain chemical to decompose the substances, पर decomposer ना they used to have a certain chemical secretion और certain enzyme secretion so that वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो या मटेरियल्स हो उसको डिकम्पोज कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए डेट्रीवोरस का तो वॉर्म एंड क्रैब्स आते हैं इसमें, एंड डिकम्पोजर का अगर देखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया एंड फंगीज आते हैं। सो दिस आर रिगार्डिंग प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर। सो अब देखते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है ना, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। और फूड चेन ना बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कौन क्या खाता है। ठीक है, इसी से हम फूड चेन का डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेरिशियल फूड चेन ग्रास से वगैरह स्टार्ट होती है, एक्वेटिक अलगी से वगैरह स्टार्ट होती है। पर यहाँ पे डेट्रीवोरस एंड ग्रीजिंग फूड चेन के बारे में बता देती हूँ। डेट्रीवोरस फूड चेन जो होती है ना उसकी स्टार्टिंग डेड ऑर्गेनिज्म से होती है, एंड गीजिंग फूड चेन ना उसका ऑटोट्रॉप से स्टार्टिंग होती है। एंड ये जो डेट्रीवोरस फूड चेन होती है ना वो ना मैक्सिमम एनर्जी का प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू गेजिंग फूड चेन। ये हो गया फूड चेन के बारे में। अब फूड वेब क्या होता है, जैसे यहाँ पे फूड चेन में एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, फूड वेब में मल्टी डायमेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, इस फिगर से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू द फूड चेन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी इकोलॉजिकल पिरामिड ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रॉपिकल लेवल्स का। ठीक है, अब ट्रॉपिकल लेवल्स में या इकोलॉजिकल पिरामिड में तीन टाइप है, एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है।
तो पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे क्या होता है, इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो यहाँ पे अपराइट पिरामिड एज वेल एज इन्वर्टेड पिरामिड भी दिखाई देता है। तो अपराइट पिरामिड का एग्जांपल है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि क्रॉप्स ज्यादा होते हैं, उसके बाद ग्रॉसओपर, उसके बाद फ्रॉग, देन फ्यू स्नेक एंड देन वन वल्चर, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनके नंबर जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो कम होते जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ना जो ट्री इकोसिस्टम होती है ना वो इन्वर्टेड दिखाई देती है इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स में, ठीक है। सिंगल ट्री, सर्वल बर्ड एंड नंबर ऑफ पैरासाइट जो होते हैं वो उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ इन्वर्टेड पिरामिड, नंबर ऑफ नंबर पिरामिड, ठीक है। अब एक्वेटिक में भी हम देख सकते हैं इस तरीके से अपराइटी पिरामिड होता है। सो ये हो गया पिरामिड ऑफ अ नंबर के बारे में। अब होता है पिरामिड ऑफ अ बायोमास। तो यहाँ पे ना रिलेटिवली मतलब हम बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ बायोमास जो हर एक टॉपिकल लेवल में होता है। तो इसमें एग्जांपल है अपराइट में टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि यहाँ पे हो गया सिंगल लॉन्ग ट्री, देन उसमें आते हैं सेवरल बर्ड्स एंड देन नंबर ऑफ अ पैरासाइट। और उसके बाद देखते हैं इन्वर्टेड। अभी इन्वर्टेड का एग्जांपल देखा जाए तो वो है मराइन इकोसिस्टम। यहाँ पे बायोमास जो है साइटो फाइटोप्लैंटम का वो सबसे कम होता है, उसके बाद स्मॉल स्पीशीज का, देन लार्ज फिशेज, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। और लास्ट वन है पिरामिड ऑफ अ नंबर। ये ना हमेशा ही अपराइट होता है, ठीक है। और मूव अप पिरामिड देयर इज अ लेस एनर्जी अवेलेबल बिकॉज सम ऑफ इट इज लॉस्ट व्हेन इट इज ट्रांसफर, ठीक है। जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, और जैसे हमने 10% रूल पढ़ा था हर एक ट्रॉपिकल लेवल में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे 10% एनर्जी जो है वही ट्रांसफर होती है, ठीक है। So we can say that as we move up, the less energy is available at the particular tropical level. अब देखते हैं कुछ न्यू टर्म्स जो है बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोअक्यूमुलेशन में क्या होता है, ग्रेजुअली अक्यूमुलेशन होता है सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड या अदर केमिकल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि ये फिश, ठीक है, इसने कुछ खाया होगा पेस्टिसाइड या अदर केमिकल जो उनके बॉडी के लिए जैसे बोल सकते हैं दैट आर नॉट यूजफुल वन, ठीक है। वो एक उसी स्पीशीज में अगर वो खाती गई देन उसी में जो है उसका कंटेंट जो है वो बढ़ते जाएगा। पर बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल वो हायर ट्रॉपिकल लेवल या फूड चेन में पास होते जाते हैं, ठीक है। अगर ये जो भी यहाँ पे इंसेक्ट्स है उसको बर्ड ने खाया, ठीक है, और बर्ड को फिर स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को जो भी ईगल है, ठीक है, उसने खाया। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपरली सारे ट्रॉपिकल लेवल मतलब सारे फूड चेन में पास आउट होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो पास ऑन होता है, ठीक है, उसी को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। एंड अगर सेम स्पीशीज के अंदर में जो है अक्यूमुलेशन बढ़ते जाता है उसी को हम बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसी के दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस। और बायो मैग्निफिकेशन वाले अगर देखा जाए तो वहाँ पे ना ये सारे टर्म्स याद रखना, ठीक है। वो आते हैं परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, फैट सोल्यूबल मटेरियल, एक लॉन्ग लिव्ड मोबाइल एज वेल एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है। ये सारे आते हैं बायो मैग्निफिकेशन में। उसके साथ साथ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो डीटीटी, ठीक है, मेनली इसको यूज किया गया था टू किल द मॉस्किटो। पर क्या हुआ बाद में, मॉस्किटो को जो है पैरासाइट ने खाया और वो कैटरपिलर ने खाया, उसके बाद अगर लिजार्ड ने खाया और बाद में लिजार्ड को कैट या रैट ने कंज्यूम किया, तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में इंक्लूडेड है, ठीक है, उनको पास ऑन किया। सो डीडीटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ बायोमैग्निफिकेशन। उसके साथ साथ मीनामाटा डिसीज भी हम बोल सकते हैं, मर्क्यूरी थ्रू जो हुआ है। उसके बाद एक है वल्चर का डेथ ड्यू टू डाइक्लोफिनॉल, ठीक है, जिसको मेनली यूज किया जाता था फॉर अ कैटल फीड। और ये हो गया बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस नहीं किए हैं, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्रक्स में आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ टर्म्स, बायोम्स। अभी बायोम्स क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो देखो बायोम्स ना एक लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पे पर्टिकुलर उनके प्लांट्स होते हैं एज वेल एज एनिमल स्पीशीज होती है। जैसे कि हमें पता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा रीजन, डेजर्ट रीजन, एक्वेटिक बायोम्स। उसके बाद है बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर क्या होता है, एक ना इट इज अ पार्ट ऑफ अ अर्थ जहाँ पे लाइफ
एग्जिस्ट करती है एंड इट इज हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन होता है, मेनली कंप्राइज होता है ऑफ एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एज वेल एज अ हाइड्रोस्फियर। अगर देखा जाए बायोस्फियर, दे आर अराउंड 20 किलोमीटर थिक एंड मोस्ट ऑफ द जो लाइफ है ना वो अराउंड 500 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ ओशियन, सॉरी बिलो द सर्फेस ऑफ ओशियन एंड अराउंड 6 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल, ठीक है, इसी रीजन में दिखाई देती है। सो दिस इज रिगार्डिंग बायोस्फीयर। अब देखते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। अभी बायोटिक इंटरेक्शन से इस नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। मोस्टली ना देखो, पेपर जब हम सॉल्व कर देना प्री का, तभी ना कुछ ऐसे न्यू टर्म्स आते हैं ना, तो उसको ना ब्रेक डाउन करने का ट्राई करना एंड उसी से ना आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मीनिंग को जो है समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ इससे भी देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। जो भी स्पीशीज है, ठीक है, उनका इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट, उसी को हम बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी शब्द हो गया, पर काफी बार ना कुछ टर्म्स यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग डिराइव करना जो है आसान हो जाता है जब हम वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को एक बात बतानी थी, अचानक से याद आ गई, सो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो अब यहाँ पे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है बायोटिक इंटरेक्शन। तो बायोटिक इंटरेक्शन में सबसे पहला है कि असिमिलेशन। अभी असिमिलेशन क्या होता है, यहाँ पे ना एक स्पीशीज को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और दूसरी स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं गिरता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, मोस्ट ऑफ द पावरफुल एनिमल और लार्ज ऑर्गेनिज्म हैबिटेड द ग्रोथ ऑफ अ अदर लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैट एंड रैट, ठीक है। तो रैट जो है कैट को, सॉरी कैट जो है वो रैट को खाती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कैट को तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पर रैट को कैट खाने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो एक तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, पर दूसरा को कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज है म्यूचुअलिज्म। अभी म्यूचुअलिज्म को में क्या है, दोनों स्पीशीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, ठीक है। जैसे कि क्रोकोडाइल, इंटरेक्शन बिटवीन क्रोकोडाइल एज वेल एज अ बर्ड, ठीक है। अब थर्ड है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म में क्या हो, एक स्पीशीज को पॉजिटिव बेनिफिट होता है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। याद रखना अमेंशियलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म को याद रखने के लिए ना करेक्ट, सी फॉर करेक्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड जीरो आएगा। अमेंशियलिज्म में उसका अपोजिट समझ लेना, ठीक है, नेगेटिव एंड जीरो। तो देखो कमर्शियलिज्म में क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सकर फिश एज वेल एज अ शार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे डायरेक्टली दो स्पीशीज के बीच में जो है हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर अराइज होता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया बर्ड यूज टू कम्पीट विद द स्क्विरल फॉर नट्स एज वेल एज द सीड्स, ठीक है। एंड दोनों को ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट इज अ पैरासिटिज्म, जहाँ पे एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है स्पीशीज को और दूसरे को नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे जैसे दिया है टैपवॉर्म वगैरह, ठीक है, जो मेनली ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ठीक है। टैपवॉर्म ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में होने की वजह से उनको तो फायदा होता है, पर ह्यूमन को फायदा उनसे नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वन है पेरिडिशन। तो इसमें क्या है, तो एक को पॉजिटिव होता है एंड एक को नेगेटिव होता है, ठीक है। ये दोनों सेम ही होते हैं अप्रोक्स, तो स्लाइट डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। और पेडिशन में क्या होता है, लायन इज अ पेडिट्री ऑन अ डियर, ये वाला एक बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं। सो दिस आर सर्टन टर्म्स जो बायोटिक इंटरेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे और एक है सिम्बोइसिस। अभी सिम्बोइसिस क्या होता है, बायोटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज एंड दे मेनली यूज टू लिव क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, ठीक है, जैसे कि कोरल एंड जूजैंथेलिस, ठीक है। ये दोनों एक बेस्ट एग्जांपल है सिम्बोइसिस के। अब सो नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। तो इस ये क्या होता है, एक बायोमास जनरेशन और स्टोर एनर्जी जो इकोसिस्टम में होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसी को हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके ना दो टाइप है। सबसे पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें रेट ऑफ अ बायोमास प्रोडक्शन बाय एन ऑटोट्रॉफ उसको कहते हैं, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कंज्यूमर, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आते हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में। अभी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कौन सी रीजन की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उसके बाद आते हैं टेम्परेट रीजन, देन बोरेल फॉरेस्ट, देन सवाना, ठीक है, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, और इस तरीके से जो है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनकी जो है ट्रॉपिकल सॉरी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और बस यही है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है।
तो नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ना ग्रेजुअल और एक फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो स्पीशीज में दिखाई देते हैं इन एन गिवन एरिया, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, तो क्या होता है, कई बार कुछ स्पीशीज ना सब स्पीशीज कॉलोनाइज द एरिया एंड उनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, वाइल सम स्पीशीज यूज टू डिक्लाइन एंड इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि वो कंप्लीटली डिसअपियर हो भी जाती है। ठीक है। और ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में सर्टन टर्म्स है जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला है सेरी। तो अभी सेरी क्या होता है, ये ना एंटायरली सीक्वेंस ऑफ अ कम्युनिटी जो सक्सेसिवली चेंज हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, उसी को हम सेरी बोलते हैं। उसके बाद है सेरल कम्युनिटी। अभी सेरल कम्युनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो उस एरिया में होती है। ठीक है, मतलब उस एरिया में होती है ड्यू टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन फिनोमेना। और अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले एक प्राइमरी स्पीशीज होती है, देन सेरल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, एंड देन एक क्लाइमिस कम्युनिटी बनती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन होता है या सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये वाला फिगर आप एक बार देख लो कि एक ना बेरेल आइलैंड है, जिससे उसके बाद उसके एक प्राइमरी जो है स्पीशीज का ग्रो होना, उसके बाद एक इंटरमीडिएटरी जो स्पीशीज है या कम्युनिटी है उसका बढ़ना, एंड देन एक फुल प्लेज एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होना। पर कभी कभी सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जैसे कि यहाँ पे सारे पेड़ों के पत्ते झड़ गए। ठीक है, पर उसके बाद जो है अगर बारिश वारिश आती है तो उसके बाद डायरेक्टली इंटरमीडिएट कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, एंड देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा नहीं होते है कि कुछ भी बैरन लैंडस्केप टाइप की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन के केस में उसका एंटायर डिटेल में ना नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखो, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ना बेयरली स्टार्ट फ्रॉम अ बेयर रॉक, और यहाँ पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो सॉइल होती है ना, दे मस्ट बी फॉर्म बिफोर द प्लांट कैन ग्रो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, it will occur just after the forest fire। एंड प्राइमरी सक्सेशन में अगर देखा जाए तो प्राइमर स्पीशीज में लीचिन्स, मोस, ये वगैरह आते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रास वगैरह हम बोल सकते हैं, दे आर द फर्स्ट प्लांट जो वहाँ पे ग्रो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना किसी भी टाइप की प्रीवियस लाइफ नहीं होती है, पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर्टन टाइप ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। एंड अगर इन दोनों का कॉमन पार्ट अगर देखा जाए तो बोथ रिजल्ट इन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे दोनों इसमें श्रब एंड स्मॉल ट्री का ग्रो होना दिखाई देता है, एंड उसके साथ साथ दे ऑकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों को एक प्रॉपर डेवलप होने में या प्रॉपर प्रोसेस या क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी सक्सेशन का फिगर हो गया, और ये हो गया एक सेकेंडरी सक्सेशन का फिगर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और टर्म्स। सबसे पहला है ऑटोजेनिक सक्सेशन, जहाँ पे मेनली इट इज ब्रॉड बाय अ लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद है एलोजेनिक सक्सेशन, जहाँ पे इट इज मेनली हैपन ड्यू टू द आउटसाइड फोर्सेस। ठीक है, बाहर के कुछ फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो सक्सेशन होता है उसी को हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटोटॉपिक सक्सेशन। नाम से समझ में आता है सक्सेशन जहाँ पे इनिशियली प्लांट जो है डोमिनेट करते हैं। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली हेट्रोट्रॉप जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज करके एक्ट करते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो सक्सेशन है ना, मेनली ना इट ऑकर फास्टली इन एरिया जो मिडल होता है इन अ लार्ज कॉन्टिनेंट। ठीक है, लार्ज कॉन्टिनेंट का मिडल वाली एरिया में सबसे ज्यादा सक्सेशन दिखाई देता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्लीमेंट थ्योरी ऑफ अ सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लीमेंट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से सक्सेशन की पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला है न्यूडेशन स्टेज। तो यहाँ पे ना नाम से समझ में आ रहा है, इट इज द कंडीशन जहाँ पे पूरे बेयर साइड होती है, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता है, सिंपल एक प्लेन लैंड होता है। ठीक है, अगर न्यूडेशन प्रोसेस को या न्यूडेशन स्टेज को अगर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, एंड इट इज कॉज जनरली बाय सेवरल एजेंट, जैसे कि जियोग्राफिकल फिजियोग्राफिकल फिनोमिना, या हम बोल सकते क्लाइमेटिक और बायोटिक एजेंट।
ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इन्वेजन। अभी इन्वेजन में क्या होता है, किसी डिफरेंट स्पीशीज का वगैरह वहां पे माइग्रेट होना। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं बर्ड। अगर कोई बर्ड एक आध बेयर साइड पे माइग्रेट होती है, अगर उनके पास कुछ सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वहां पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बारिश वगैरह होती है, तो इनिशियल जो स्टेज होता है ऑफ डेवलपिंग श्रब्स वगैरह वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म है एसिस, ठीक है, जिसका मीनिंग है इन्वॉल्व इस्टेब्लिशमेंट एंड इनिशियल ग्रोथ ऑफ अ वेजिटेशन। उसके बाद है एग्रीगेशन, ठीक है, जहाँ पे मेनली हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे इंक्रीज होता है इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ इन्वेडेड स्पीशीज। जो भी स्पीशीज वहाँ पे इन्वेड होती है उनका नंबर बढ़ जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो भी वेजिटेशन वहाँ पे वेल इस्टेब्लिश हो जाता है या ग्रो होता है, उनके स्पीशीज का जो है एरिया में एक्सपांशन होना। ठीक है। और उनका कॉम्पीट करना फॉर द स्पेस एज वेल एज फॉर द लाइट एज वेल एज फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आता है कंपटीशन में। फोर्थ वन इज अ रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है इस फेज में मेनली चेंजेस होते हैं, ऑटोजेनिक चेंजेस दिखाई देते हैं हैबिटेट में, जो कहीं ना कहीं इट लीड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वन प्लांट कम्युनिटी बाय द अनादर। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन में। और लास्ट वन इज स्टेबलाइजेशन, जहाँ पे रिएक्शन फेज जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती है उनकी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है। सो दिस आर द प्रोसेसेस जो सक्सेशन में होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो यहाँ पे ना एक याद रखना कि दो टाइप के साइकिल्स हैं, एक गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है। गैसियस साइकिल यहाँ पे रिजर्वायर करके एटमॉस्फेयर या ओशियन एक्ट करते हैं, एंड सेडिमेंट्री साइकिल में ऑब्वियसली अर्थ क्रस्ट होता है। गैसियस साइकिल का अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है इट ऑकर एज अ गैस और अ वेपर, और यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है नॉन गैशियस फॉर्मेट में होते हैं। ये रिलेटिवली क्विक होती है और फास्ट होती है, और सेडिमेंट्री रिलेटिवली स्लो होती है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो गैशियस साइकिल में आते हैं। फॉस्फोरस एज वेल एज अ सल्फर साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्टी नहीं है, सबको बचपन से ही पढ़ा है सबने। ठीक है, अगर किसी रीजन में पानी होता है, ठीक है, और सन के लाइट के आने की वजह से वाटर यूज टू इवोपरेट एंड इट बिकेम देन कंडेंस। ठीक है, और बाद में वो जो है इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड एंड फर्दर जो है प्रेसिपिटेशन वगैरह आता है। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ टर्म्स याद रखना। एक होता है सबमिलेशन, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है वाटर का वेपर में फॉर्मेशन होना, और एक होता है कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसका मतलब होता है कि वेपर का डायरेक्टली लिक्विड में फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस मतलब ये दोनों टर्म्स याद रखना जो वाटर साइकिल में बताने लायक है या एक्सप्लेन करने लायक है, बाकी तो सारा सिंपल ही है। उसके बाद है कार्बन साइकिल। अभी कार्बन साइकिल में क्या होता है, एक याद रखो, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कार्बन को मतलब कार्बन को एक्सट्रैक्ट करती है, और कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो कार्बन को सिंक करती है। तो एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए, जो प्रोसेसेस ब्लू में मार्क है वो कार्बन बाहर देती है। ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, डीके एनिमल्स, ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू, बर्निंग ऑफ अ प्लांट स्पीशीज वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस में, रॉक फॉर्मेशन प्रोसेस में। ठीक है, इन सारे प्रोसेस में जो है कार्बन प्रोसेस मतलब कार्बन का फॉर्मेशन होता है। और बाकी यहाँ पे जो ग्रे में दिया है ना, ठीक है, ग्रे कलर में, वो ना एज अ कार्बन सिंक करके एक्ट करते हैं। ठीक है, या कार्बन उसमें स्टोर होता है, जैसे कि वेजिटेशन में स्टोर होना, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर होना, कोल ऑयल एंड गैसेस में, ठीक है, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स में स्टोर होना, ओशन सरफेस या डीप ओशन में भी कार्बन जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो जैसे हमें पता है नाइट्रोजन जो है ना वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्लांट एज वेल एज अ एनिमल। ठीक है, वो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर दे कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एंड दस यहाँ पे अराइज होती है नाइट्रोजन साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पे सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको एक रिएक्टिव कंपाउंड में फॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जो वो फॉर्म किया जाता है ना वो बाद में प्लांट्स एंड एनिमल उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो किस तरीके से होता है, वो सबसे पहले एक बायोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ना डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ डिफरेंट ग्रीन अलगी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी जो बैक्टीरिया है कहीं ना कहीं हेल्प करती है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन।
और यहाँ पे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है राइजोबियम्स, ठीक है, जिनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है विद अ लेग्यूम प्लांट जैसे कि पीस और बीन्स। अगर सेकंड अगर देखा जाए तो वो है लाइटनिंग प्रोसेस। अभी इसमें क्या होता है, लाइटनिंग फॉर्मेशन ऑफ अ NOx एंड देन नाइट्रिक एसिड, एंड थर्ड वन इज अ हाइबर प्रोसेस, ठीक है, जिससे अमोनिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दिस आर सर्टन प्रोसेसेस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आते हैं। अभी सेकेंड है नाइट्रिफिकेशन। अभी नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो पॉइंट याद रखना। एक अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रेट में करना, किसके थ्रू करना, एक नाइट्रोसोम्स करके बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उनके थ्रू। और बाद में नाइट्रेट का फॉर्मेशन नाइट्राइट में, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, बाय नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना नाइट्रिफिकेशन में। उसके बाद है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जहाँ पे प्लांट मेनली यूज टू ऑब्जर्व द नाइट्रेट आयन एंड दे यूज देम फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि अमोनिया एसिड। एंड अमोनिया एसिड क्या होता है, दे आर नथिंग बट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन। उसके बाद है हर्बीवरस प्लांट्स में अगर देखा जाए, या हर्बीवरस एनिमल्स में अगर देखा जाए, दे यूज टू कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन इनटू द एनिमल प्रोटीन, एज वेल एज जो भी कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ अ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे मेनली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है ऑफ अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, और वो किया जाता है बाय द बैक्टीरिया एज वेल एज अ फंगी, एंड ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू फॉर्म अ अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। और लास्ट है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सुडोनोमस, ठीक है, ये ना नाइट्रेट आयन को, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रोजनस गैस में बनाता है, ठीक है, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पे रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से जो है सारे प्रोसेस हमने देख लिए ऑफ अ नाइट्रोजन साइकिल। अब देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल, ठीक, फॉस्फोरस साइकिल में ना बेसिकली दो बातें याद रखना, कि इसमें ना टेरेस्ट्रियल, इसको हम टेरेस्ट्रियल साइकिल होती है कंप्लीटली, नो एटमॉस्फेरिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कोई सी भी कंपोनेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और अगर इस प्रोसेस में देखा जाए फॉस्फोरस साइकिल में, तो जैसे हम पता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स में वगैरह मेनली हम फॉस्फोरस का कंटेंट देखते हैं। उसके साथ साथ जो भी प्लांट्स, देखो जैसे कि हमने सल्फर यहाँ पे फिगर से देख लेते हैं, सल्फर या सॉरी फॉस्फोरस की माइनिंग की, ठीक है, उससे फिर फर्टिलाइजर वगैरह बनाया, प्लांट्स ने लिया, ठीक है, प्लांट्स को एनिमल ने खाया, ठीक है, और जब एनिमल मर जाता है, ठीक है, तो वो फिर से डिकम्पोज हो जाता है और वहाँ पे फिर से फॉस्फोरस का वगैरह जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो कंप्लीट साइकिल ग्राउंड लेवल पे ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी टाइप से एटमॉस्फेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये हो गया फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। उसके बाद है सल्फर साइकिल। तो अभी सल्फर साइकिल क्या है, ये भी ना लार्जली सेडिमेंट्री ही साइकिल है जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल है, पर यहाँ पे सर्टन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, मेनली इट गेट ऑक्सीडाइड इनटू द सल्फर ऑक्साइड, एंड ये जो सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो इट यूज टू कैरी बैक टू द अर्थ जब वो डिजोल्व होता है इन रेन वाटर एज अ वीक सल्फरिक एसिड, ठीक है। और एक बात याद रखो, सल्फर साइकिल के अगर रिजर्व, सल्फर का अगर रिजर्व देखा जाए तो वो है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो एज एक्ट करते हैं एज अ रिजर्व ऑफ सल्फर। और अगर वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, उसके साथ साथ जो भी इरोजनल रन ऑफ वगैरह होता है, उसके साथ साथ अगर डिकम्पोजिशन होता है किसी भी मैटर्स का, ठीक है, उन सारे डिकम्पोजिशन के वजह से जो है जो भी सल्फर होता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ रिजर्व्स हो गए ऊपर जो हमने देखे, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक डिपॉजिट, और कुछ रिजर्व, कुछ सल्फर का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में भी दिखाई देता है, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला जो है वो किस तरीके से सल्फर रिलीज होता है इन अ सॉइल। तो ये हो गया कंप्लीट सल्फर साइकिल। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, एक होता है होमोस्टैटिसिस ऑफ अ इकोसिस्टम। तो क्या होता है, इकोसिस्टम ना जनरली एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होती है, जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट वो खुद ही लाना चाहती है थ्रू वेरियस फीडबैक। सो हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम यूज टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम वो मेंटेन करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, और वो स्टैटिक नहीं होती, विद द टाइम वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला फीडबैक,
थ्रू। तो फीडबैक सिस्टम करके एक होता है जहाँ पे एक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज यूज टू कीप चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ अदर कंपोनेंट। ठीक है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक लूप होते हैं और कुछ नेगेटिव फीडबैक लूप होते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में मेनली इट इंक्रीज द चेंजेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एंड नेगेटिव में अगर देखा जाए इट डिक्रीजेज द चेंजेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। एंड नेगेटिव जो फीडबैक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये हो गया होमोस्टैटिक ऑफ अ इकोसिस्टम के बारे में। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म लास्ट में एक होता है। अब देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, बेसिकली ये मेजर करता है पॉपुलेशंस को कितनी डिमांड है नेचुरल इकोसिस्टम के रिसोर्सेज की या उनके सर्विसेज की। उसके बाद है अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे में क्या होता है, बेसिकली जो भी क्या होता है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिसोर्सेस जो यूजफुल है फॉर सस्टेनिंग द पॉपुलेशन, उसी को हम बोलते हैं अर्थ का ओवरशूट होना। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है व्हेन द एंटायर प्लैनेट इज रनिंग एन इकोलॉजिकल डेफिसिट वी टर्म इट एज अ अर्थ ओवरशूट। सो दैट्स इट। हमने सारे जो भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक ऑफ अ इन्वायरमेंट में आते हैं वो हमने कवर कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे हम एंटायरली बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। So see you soon in the next one. Till then, thank you.